स्वागत है आपका गंगा दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आईएसआईएस आतंकी यूसुफ के घर विस्फोटक बरामद हुए हैं। फिदायन हमले की तैयारी तक कर रहा था यूसुफ। सालों से विस्फोटक इकट्ठा कर रहा था यूसुफ। आत्मघाती जैकेट, घर में विस्फोटक सामान बरामद हुआ है। तो गिरफ्तार आतंकी अबू यूसुफ, उसके घर से विस्फोटक का जखीरा बरामद हुआ है। आत्मघाती जैकेट से लेकर बहुत बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव। खबर तो यहां तक आ रही है कि 1 महीने पहले उसने विस्फोट का रिहर्सल भी कर लिया था। ये बात खुद उसकी पत्नी एबीपी गंगा पर जो आज जुड़ी उसने बताई है। और ये तस्वीरें देखिए आप, कितनी तैयारी, कितना एक्सप्लोजिव जुटा के रखा था इस आतंकी ने। आईएसआईएस का आतंकी अबू यूसुफ अपने आका के इशारे पर किस तरह की तैयारी महीनों से कर रहा था। आत्मघाती जैकेट, घर में विस्फोटक सामान कितनी बड़ी तादाद में मिला है। ये देखिए, डेटोनेटर, टाइमर, सब कुछ यहां पर भरा हुआ है। ये आत्मघाती जैकेट। दिल्ली पुलिस के हवाले से यह भी खबर आई थी कि फिदायन हमला तक करने की फिराक में था। इसकी पत्नी ने बताया कि 1 महीने पहले इसने विस्फोट का रिहर्सल भी किया। घर पर पत्नी और बच्चों के पासपोर्ट बनवाए कि अगर दांव लगे, मौका लगे तो घटना को अंजाम देने के बाद विदेश भागने की भी तैयारी थी। विस्फोटक, 2 जैकेट, 1 बेल्ट, घड़ियां बरामद की गई हैं। वारदात के बाद विदेश भागने का भी इसका प्लान था। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसने अपनी पत्नी और बच्चों का पासपोर्ट भी बनवा लिया था। यूसुफ के घर से 3 पैकेट विस्फोटक मिला है। सालों से ये एक्सप्लोजिव से इकट्ठे कर रहा है। आतंकी यूसुफ के घर कुल मिलाकर 19 सामान मिले हैं, जिसमें कि भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव, 2 जैकेट्स, 1 बेल्ट और घड़ियां बरामद हुई हैं। वारदात के बाद इसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि यह विदेश भाग जाएगा, और जिसके लिए इसने अपनी पत्नी और बच्चों का पासपोर्ट भी बरामद कर लिया था। तो आत्मघाती हमले का प्लान भी था यूसुफ का। यह इस वक्त बड़ा सवाल है, क्योंकि 2 आत्मघाती जैकेट भी मिली हैं। संतोष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संतोष, आईएसआईएस आतंकी यूसुफ के घर से ये जो बड़े पैमाने पर विस्फोटक का जखीरा मिला है, जिसे सालों से ये इकट्ठा कर रहा था, खबरें आ रही हैं कि घटना को अंजाम देने के बाद विदेश भागने का भी प्लान था। ऐसा लग रहा है कि सुनियोजित तरीके से आत्मघाती जैकेट्स का मिलना, घड़ियों का मिलना, एक्सप्लोजिव्स का मिलना, पूरी प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ रहा था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रहा था। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली स्पेशल सेल ने कल जब इसको गिरफ्तार किया तो जो विस्फोटक में जो आईडी मिली वो एक हमला था। भीड़ भाड़ वाले इलाके में इसको एक हमला बोलना था, विस्फोट करना था, जिससे ये अपनी आईएसआईएस में अपनी मौजूदगी दिखा पाता। उसके बाद एक और बड़ा हमला, फिदायन हमला होना था। सबसे अहम बात कि फिदायन हमले की तैयारी कर रहा था ये यूसुफ उर्फ मुस्तकीम। इसी के पास से 2 जैकेट इसके गांव के तालाब से बरामद कर ली गई हैं। इसके अलावा 2 महीने पहले इसने गांव के ही कब्रिस्तान से जो विस्फोटक को तैयार करके आईडी का विस्फोट किया था, वो ट्रायल किया था इसने कि अगर इस विस्फोटक, इतनी मात्रा का विस्फोटक इस्तेमाल करेंगे तो कितना बड़ा धमाका होगा। ये जो पूरा विस्फोटक इकट्ठा किए गए वो गोंडा मोड़ के 2 आतिशबाजों से बारूद इकट्ठा किया गया। उसके बाद इसने आईडी को पढ़ना शुरू किया कि कैसे आईडी तैयार की जाती है। यानी एक बड़ी तैयारी थी। इतना ही नहीं, इसने अपने परिवार का पासपोर्ट बना लिया था। पाकिस्तान में बैठे आईएसआईएस के जो हैंडलर के संपर्क में था, उसने सीधे कहा था कि अगर फिदायन हमला कर दोगे तो उसके बाद से पूरे परिवार को अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा, बुला लिया जाएगा। इसी की तैयारी के तहत बताया जा रहा है कि इसने अपने परिवार का भी पासपोर्ट बनवा लिया था। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है, इसके संपर्कों से पूछताछ की जा रही है। एक बड़ी अहम बात कि अबू यूसुफ एक बेहद खतरनाक साजिश के तहत एक बड़े धमाके के बाद फिदायन हमले की साजिश रच रहा था। जी वाकई में। और ये तस्वीरें, ये जो बरामदगी है, ये अपने आप में बता रही है कि कितनी बड़ी प्लानिंग इसकी थी। और खुद को ये रजिस्टर करवाना चाहता था एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट करके, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने इसको पकड़ लिया। तो आईएसआईएस आतंकी यूसुफ के घर से कितने बड़े पैमाने पर विस्फोटक मिला है। 2 आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए आत्मघाती जैकेट्स, घड़ियां। शुक्रिया संतोष जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच आतंकी यूसुफ की पत्नी ने एक और खुलासा किया है। 2 साल से ये बारूद इकट्ठा कर रहा था। इसकी पत्नी ने ये बातें बीपी गंगा को बताई हैं। खाली बक्से में बारूद जमा कर रहा था यूसुफ। बाबरी मस्जिद से इसे कोई लगाव नहीं था। बड़ी खबर, यह खुलासा किया है अबू उर्फ मुस्तकीन की पत्नी ने कि 2 साल से लगातार ये विस्फोटक जमा करने का काम कर रहा था। एक बक्से के अंदर ये विस्फोटक इकट्ठे करता था। और देखिए, यही वो बक्सा है जिसमें से बारूद मिला है।
जांच एजेंसियों को 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बम बनाने का सामान, और ये वो तालाब है जिसमें से 2 आत्मघाती जैकेट बरामद किए हैं। कब्रिस्तान के अंदर ये एक छोटा ब्लास्ट करके भी देख चुका था कि अभी तक जो ट्रेनिंग इसने ली है, कितने मटेरियल से किस इंटेंसिटी का ब्लास्ट होता है उसका अंदाजा हो जाए, उसके लिए कब्रिस्तान में प्रैक्टिस भी की थी इसने 1 महीने पहले। और ये वो बक्सा था जो उसकी पत्नी ने बताया, जो आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं कि 2 साल से लगातार इसके अंदर विस्फोटक इकट्ठे कर रहा था यूसुफ। तो जब एबीपी गंगा की टीम ने यूसुफ के परिजनों से बात की तो उन्होंने कई अहम खुलासे किए कि आखिर यूसुफ कब से तैयारी कर रहा था, घर में क्यों किसी से उसे मतलब नहीं था, और कैसे खुद को अलग रखकर साजिश को अंजाम देने की वो फिराक में था। जो बीती ठंडी है उससे पहले वही मुझे पता चली है पिछले साल। लेकिन थोड़ा बहुत सामान जो ये लाते थे तो 2 साल से लगभग लाते थे, थोड़ा थोड़ा करके। क्या लाते थे? अब वही जो उसमें इस्तेमाल किया जाता है वही सब लाते थे। मुझे नहीं पता क्या क्या लगाए हैं उसमें, कैसे बनाए हैं, क्या क्या लगा के रखा था। बारूद, हाँ बारूद और छर्रा मुझे पता है। ये लेके आते थे? हाँ लेके आते थे। तो 2 साल पहले ही आपको पता चल गया? 2 साल पहले नहीं, ठंडी में मुझे पता चला है। 1 साल पहले पता चला? हाँ। तो उसके बाद वो यहाँ लाके क्या करते थे, कहाँ रखते थे, कैसे रखते थे? एक बॉक्स घर में पड़ा था खाली, उसी में लाके रखते थे। उसी बॉक्स में रखते? उसी बॉक्स में रखते थे। तो आपने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि ये क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? पूछा हमने क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कहने लगे कुछ सामान बनाना है इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं। हमने कहा ये सब मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, सब करोगे तो आखिर कुछ हो गया तो बच्चे मेरे बर्बाद हो जाएंगे। तो कहने लगे कि मुझे जो करना है करने दो, तुम्हें जो करना होगा तुम बच्चों को लेकर रहना। अच्छा। वो इतना पढ़ते थे कि मतलब उन्हें अल्लाह से बहुत अच्छी मोहब्बत थी, हम लोगों को उतनी नहीं थी। हम लोग दुनिया में ज़्यादा बिजी थे, लेकिन वो अपने अल्लाह को बहुत बहुत मानते थे। कुरान की तिलावत करते थे, नमाज पढ़ते थे। अच्छा, परिवार में सबसे बड़े वही थे? जी, मेरी फैमिली में सबसे बड़े वही थे। तो यूसुफ नाम जैसे उनका है, दोनों एक ही नाम है? नहीं साहब, यूसुफ आज तक सुने नहीं। उसी यूसुफ उसके बच्चे, छोटा जो बच्चा है लड़का उसका नाम है। नहीं, जो कल लेकर आए थे यहाँ आपके, वो आपका लड़का है? हाँ, मुस्तकीम वो हमारा बच्चा है, जिसको पुलिस पकड़े थे। हाँ सर। तो क्या बताएंगे आप, उस कैसा लड़का है, क्या करता था? अब साहब आज तक तो इतना सीधा, इतना अच्छा कि हम कभी नहीं उसको इतना अच्छा देखा। लेकिन अब कौन अंदर अंदर कांड कर डाले हमको कुछ नहीं मालूम। अंदर अंदर उसका कमरा अलग है, 2 साल हो गया वो अलग है। उसके कमरे में कभी नहीं गए। लेकिन चावल और गेहूँ जो हमारे पास से निकाल के देते हैं वो अपने उसकी औरत बना के खिलाती है अपना। कभी कोई बाहर के लोग मिलने आते रहे? कभी साहब, कभी हमारे दरवाजे कोई गांव वाला भी नहीं मेरे दरवाजे पर आता है, ना कोई बाहर के आदमी आते हैं, कोई नहीं। आज तक हम जब तक दरवाजे पे रहते हैं कोई नहीं आया है। तो परिवार वालों से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने साफ कहा कि एक भी संदिग्ध आना जाना घर के अंदर, यहाँ तक कि गांव से भी जो ताल्लुक रखता है उससे भी कोई मिलना जुलना अबू उर्फ मुस्तकीन उसका नहीं हुआ। दिल्ली में आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे यूसुफ का लखनऊ कनेक्शन भी अब उजागर हो रहा है, जिसका करीबी रिश्तेदार पुलिस की हिरासत में है और उससे अब पूछताछ की जा रही है। दिल्ली स्पेशल सेल के हत्थेचढ़ा बलरामपुर के उतरौला का रहने वाला अबू यूसुफ लखनऊ के एक परिवार के भी संपर्क में था। वो परिवार मजहर का था। मजहर अबू यूसुफ के परिवार का बहनोई लगता है। और कल जब बताया जा रहा है कि दिल्ली स्पेशल सेल ने उसको गिरफ्तार किया तो उससे पहले उसके परिवार ने, यानी अबू यूसुफ के परिवार ने मजहर से मिलने की बात कही थी। यानी कि अबू यूसुफ मजहर से मिलने की बात कहकर परिवार वालों से कहकर निकला था, लेकिन जब देर तक घर नहीं पहुंचा तो मजहर काकोरी थाने पर पहुंच गया गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए। दिल्ली स्पेशल सेल ने पूछताछ करने के बाद जब एक बड़ी घटना का खुलासा किया तो अब मजहर भी लखनऊ पुलिस की हिरासत में है। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और खंगाला जा रहा है कि कहीं अबू यूसुफ की इस आतंकी साजिश का मजहर हिस्सा तो नहीं था। हालांकि मजहर के परिवार का इतना ज़रूर कहना है कि वो उनके दूर का रिश्तेदार है। वो उनसे मिलने की बात कहकर घर से अपने निकला था। परिवार वालों ने कहा कि वो घर नहीं पहुंचा है, उनका मोबाइल नंबर ऑफ है। इसी को देखते हुए
वो भलमनसाहत में स्थानीय थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने गुमशुदगी नहीं दर्ज की और कहा कि मामला बलरामपुर का है, लिहाजा वहीं पर गुमशुदगी दर्ज होगी। मजहर का अबू यूसुफ से कोई संपर्क नहीं है। कैमरे पर मजहर के परिवार ने आने से मना कर दिया, लेकिन वो साफ कह रहे हैं कि मजहर और अबू यूसुफ का कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, सिर्फ खानदानी रिश्तेदारी के चलते वो उसके संपर्क में कभी बात किया करता था। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। और अब बात मेरठ की, जहां शिक्षा के सौदागरों के राजनीतिक कनेक्शन का खुलासा हो गया है। जो एनसीईआरटी की फर्जी किताबें बनाते थे वो संजीव गुप्ता भाजपा का उपाध्यक्ष था, जिसने अपनी फैक्ट्री के बाहर पोस्टर लगा रखे थे ताकि रसूख के दम पर गोरख धंधा जारी रख सके। लेकिन यूपी एसटीएफ ने इसकी पोल खोल कर रख दी है और करीब 35 करोड़ की फर्जी किताबें बरामद कर ली। और अब हिरासत में लिए गए 12 लोगों में से 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सभी 4 मुख्य आरोपी अभी फरार हैं। सवाल उठ रहा है कि ये मुख्य आरोपी कब गिरफ्तार होंगे और इनको यूपी एसटीएफ के छापे की खबर आखिर कैसे लग गई। तो आखिर शिक्षा के सौदागर कहां हैं? जिन 12 लोगों को पकड़ा उनमें से 4 लोग ही गिरफ्तार हुए। फरार सभी मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। एनसीईआरटी की अवैध बुक छपाई के मामले में बीजेपी नेता समेत 8 लोगों को एसटीएफ ने आरोपी बनाया है, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बीजेपी नेता संजीव गुप्ता और उसका भतीजा सचिन गुप्ता समेत 4 लोग अभी भी फरार हैं। एबीपी गंगा उसी प्रिंटिंग प्रेस पे पहुंचा है जहां पर ये अवैध किताबें छपती थी। आप देख सकते हैं ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ये संजीव गुप्ता की बताई जा रही है और आप देख सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस के बाहर संजीव गुप्ता उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर ये वॉल पेंटिंग की गई है और जगह जगह इसी तरीके से उनके नाम लिखे गए थे, झंडे लगाए गए थे बीजेपी के और इसको एक तरीके से कार्यालय के रूप में संजीव गुप्ता यूज करते थे। हम अंदर भी चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि अंदर का क्या नज़ारा है। फिलहाल एसटीएफ और मेरठ पुलिस ने पूरी प्रिंटिंग प्रेस को सील कर दिया है। आप देख सकते हैं कि सभी गेटों पे ताला लगा हुआ है और पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं ताकि जो सीलिंग की गई है वो सुरक्षित रहे, किसी तरीके से इसमें छेड़छाड़ ना हो। और यहाँ पर जो प्रिंटिंग प्रेस में एक गार्ड भी तैनात किए गए हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये प्रिंटिंग प्रेस है किसकी और वो कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद शर्मा। अरविंद जी ये बताइए ये किसकी प्रिंटिंग प्रेस है? ये प्रिंटिंग प्रेस बाहर बोर्ड संजीव गुप्ता जी का लगा हुआ है या जो है उनका भतीजे सचिन जी की मानी जाती है। ये तो यही बता सकते हैं। बाकी हमारा काम जो है ना आप देख रहे हो गार्ड जो है गेट खोलने का आपके लिए और बंद करने का होता है। अच्छा ये बताइए कि संजीव गुप्ता और सचिन गुप्ता यहाँ आते थे? हाँ, ये हफ्ते 10 दिन में उनका चक्कर लगता था, कभी कभी वो आते जरूर थे यहाँ पर। अच्छा जब वो आते थे तो क्या बीजेपी के नेता भी यहाँ पर आते थे? जरूरी नहीं है जी, कोई नहीं देखा गया सर जो है साथ में। नहीं कभी कभी तो आते थे उनके आने के बाद? नहीं मैं नहीं जानता हूँ ऐसे नेतागिरी का ऐसा कोई माहौल यहाँ कभी नहीं बनता हुआ देखा मैंने। लेकिन झंडे उनके नाम और होल्डिंग तो यहाँ लगी हुई थी? हाँ होल्डिंग लगा हुआ बाहर मेन गेट पर लगा हुआ उनका, तो आप खुद जान सकते हो कि उनका कैंपस होगा ये। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। तो फर्जी किताबें छपवाने वाले संजीव गुप्ता को अब भाजपा ने महानगर उपाध्यक्ष के पद समेत सभी दायित्वों से छुट्टी कर दी है। इसको लेकर जब एबीपी गंगा ने महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल से बात की तो क्या कहा उन्होंने वो आपको सुनवाते हैं। एनसीईआरटी की अवैध किताबों की छपाई के प्रकरण में मेरठ महानगर के उपाध्यक्ष का नाम भी सामने आया है, जिसके बाद उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया। और हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए जो जिला मेरठ महानगर के अध्यक्ष हैं मुकेश सिंघल जी वो मौजूद हैं। सर ये बताइए पूरा प्रकरण आपको पता कैसे चला और किन बातों को लेकर के आपने उन्हें पद से जो उनके दायित्व थे उससे उन्हें मुक्त किया है? धन्यवाद आपको सवाल पूछने के लिए। परसों शाम यानी कि मुझे 21 तारीख की शाम को मीडिया से पता लगा कि किसी प्रकार से यहाँ पर पुलिस और प्रशासन एसटीएफ द्वारा रेड पड़ी है। वहाँ पर 35 करोड़ रुपए का एनसीईआरटी नकली किताबें पकड़ी गई। तो फिर मीडिया से ही पता लगा कि इसमें हमारा जो मेरठ महानगर उपाध्यक्ष हैं संजीव गुप्ता, उनका भी एक प्रतिष्ठान है।
मैं कल तक ये जानकारी लेता रहा कि इसमें रिपोर्ट किसके खिलाफ दर्ज हुई है। कल शाम 7:15 पर पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई। उसके बाद प्रदेश नेतृत्व को मैंने अवगत कराया कि मेरठ महानगर के उपाध्यक्ष किसी खराब काम में इन्वॉल्व पाए गए हैं पुलिस पर द्वारा। तो उसके बाद मैंने पार्टी से मार्गदर्शन लेते हुए संजीव गुप्ता और उसके परिवार के प्रत्येक मेंबर को पार्टी की प्रत्येक जिम्मेदारी से निलंबित कर दिया। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं समाज और सरकार के खिलाफ करने वाला कृत्य था, जो मुझे इसकी कार्रवाई मैंने करी जो मुझे उचित लगती है। तो ये हैं बीजेपी जिला अध्यक्ष मेरठ महानगर के, जिनका साफ तौर से कहना है कि संजीव गुप्ता को उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और साथ ही उसके सभी दायित्वों को खत्म कर दिया गया है और उनके पार्टी से निष्कासन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल तो जरूर उठता है कि आखिरकार कई करोड़ के कारोबार का जो सरगना है संजीव गुप्ता, वो किसकी सरपरस्ती में ये काला कारोबार कर रहा था। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। उधर गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। होटल से फरार होने के बाद बैठी जांच में दोषी पाए गए 5 पुलिस वालों को बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल पेशी के दौरान खूंखार गैंगस्टर मुकुट महल होटल से भाग गया था, जिसके बाद जांच हुई और अब ये कार्रवाई की गई है। तो होटल से भागा था बदन सिंह बद्दो और इसकी मदद करने वाले जो पुलिस वाले हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया है। 5 पुलिस कर्मियों पर यह एक्शन हुआ है। पेशी के दौरान होटल से भागने पर यह एक्शन लिया गया है। उधर भाजपा में शामिल हो सकते हैं पूर्व मंत्री के बेटे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। रामवीर उपाध्याय के बेटे चिराग पर मंथन चल रहा है। कल रामवीर उपाध्याय ने सीएम से मुलाकात की थी। रामवीर उपाध्याय भी भाजपा में जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी और रामवीर की मुलाकात के बाद हलचल तेज है। रामवीर और बेटा चिराग दोनों भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के बेटे हैं चिराग उपाध्याय और दोनों ही पिता पुत्र भाजपा में शामिल हो सकते हैं, इसकी खबरें आ रही हैं। चिराग उपाध्याय को लेकर मंथन चल रहा है। रामवीर और बेटा चिराग भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। बसपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रहे हैं रामवीर उपाध्याय और कल सीएम योगी से वो मिलने पहुंचे थे और उस मुलाकात के बाद ये कयास तेज हैं कि दोनों ही पिता और पुत्र रामवीर उपाध्याय और उनके बेटे चिराग उपाध्याय भाजपा में शामिल हो सकते हैं। चिराग उपाध्याय को लेकर इस वक्त मंथन चल रहा है। बड़ी सियासी हलचल आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। पूर्व में बसपा के कद्दावर नेता रहे रामवीर उपाध्याय आप भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो रामवीर उपाध्याय एक बड़े ब्राह्मणों के नेता हैं और ब्राह्मण चेहरा है। बसपा के कद्दावर नेता रह चुके हैं और प्रदेश में जो इस वक्त ब्राह्मणों को लेकर राजनीति चल रही है, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। ऐसे वक्त में बसपा का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम सकते हैं रामवीर उपाध्याय और उनका बेटा चिराग उपाध्याय। और अब बात रामपुर की, जहां आजम खान के करीबी नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान के घर कुर्की की कार्रवाई की गई। उनके खिलाफ दर्ज कई मुकदमों में वो वांछित चल रहा है। कोर्ट से तलब करने पर भी लगातार गैर हाजिर होने के बाद ये कार्रवाई की गई है, जिसके बाद प्रशासन पुलिस बल के साथ घर पहुंचा और कुर्की की गई। तो आजम खान के करीबी अजहर के घर कुर्की की कार्रवाई की गई। नोटिस के बाद भी वो गैर हाजिर रहे बार बार, इसीलिए ये एक्शन लिया गया है। आजम खान का करीबी है अजहर और प्रशासन की तरफ से कई नोटिस भेजे गए, लेकिन जब भी हाजिरी नहीं लगी तो अब कुर्की की कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं घर का सारा सामान जो है वो प्रशासन द्वारा जब्त किया जा रहा है। लाद कर उसको ले जा रहा है प्रशासन, चाहे वो फर्नीचर हो या घर से जुड़ा हुआ कोई भी सामान। कुर्की की कार्रवाई, एक एक चीज अब प्रशासन ने अपने कब्जे में ले ली है। वहीं उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर भारी भूस्खलन की खबर है और लैंडस्लाइड के चलते रास्ते पर भारी मलबा आ गया है। मलबा आने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर भारी भूस्खलन की खबर आई है। और ये तस्वीरें देखिए कैसे एक पूरी की पूरी चट्टान से मलबा टूटकर सीधा मार्ग पर आ गिरा है।
भूस्खलन के रास्ते पर भारी मलबा आ गिरा है। देखिए चट्टान टूटने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ऋषिकेश में लैंडस्लाइड की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिसके बाद रास्ते पर भारी मलबा आ गया है। तकरीबन पहाड़ों में वहां से जुड़े हुए मुख्य रास्तों और हाईवे पर ये तस्वीरें आम हो चली हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे पूरा का पूरा रास्ता जो है उस पर मलबे का ढेर आके रुक गया। चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटा और ये पूरा मलबा, बड़े बड़े बोल्डर जो हैं वो रास्ते पर आ गिरे हैं। एक बार फिर से देखिए। वाकई सावधानी का वक्त है क्योंकि पहाड़ दरक रहे हैं। तेज बारिश, मानसून और लैंडस्लाइड की घटनाएं, इस वक्त पहाड़ों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। भूस्खलन के कारण मलबा आने से पूरा रास्ता बंद हो गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर यह भारी भूस्खलन हुआ है। देखिए कितना बड़ा लैंडस्लाइड, आवाज सुनिए, इसकी गर्जना सुनिए। यहां वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।